सो विल गो अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी हमने जो लास्ट लेक्चर में जितने भी टॉपिक कवर किए थे, बेस्ड ऑन दैट वी आर रेडी टू गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो अगला टॉपिक है हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ पे बेस्ड हमको तीन कॉन्सेप्ट सीखने हैं, और वो तीनों कॉन्सेप्ट्स द बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन इन डिटेल वी हैव सीन। उसके बाद हमने तीन टाइप के स्ट्रेस देखे थे, तीन टाइप के स्ट्रेन देखे थे। अब ये तीन टाइप के स्ट्रेस एंड तीन टाइप के स्ट्रेन, इस पे बेस्ड है हमारा अगले तीन टॉपिक। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ समथिंग कॉल्ड एज हुक्स लॉ। अब ये हुक्स लॉ क्या होता है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट में एक वर्ड आएगा इलास्टिक लिमिट, वो मैं हुक्स लॉ के आखिरी में बताऊंगा कि इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हुक्स लॉ का स्टेटमेंट इज विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये इलास्टिक लिमिट क्या है, थोड़ा सा वेट कर लो, अभी समझेगा थोड़ी देर में। और बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, तो सिंपल ही रखेंगे। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस produced in a body is directly proportional to strain. So stress is proportional to strain. So therefore you can say stress is proportional to strain. और आपको तो पता ही है, जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या लिखते हो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो स्ट्रेस is equals to constant into strain, some constant। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशो है वो क्या है, कांस्टेंट है। सो देयरफॉर वी कैन से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। सो देयरफॉर द रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट है इसका नाम भी है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसको, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सिंपल। ओके, सो देयरफॉर द रेशो ऑफ स्ट्रेस to that of strain is a constant and is known as modulus of elasticity, modulus of elasticity। पक्का extremely simple। तो remember, with an elastic limit stress is directly proportional to strain, stress is proportional to strain। तो stress equal to constant into strain, मतलब stress upon strain का रेशो क्या है, कांस्टेंट। और इस रेशो का नाम क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक नया फिजिकल पैरामीटर डिफाइन करते हैं तो उसी टाइम पे उसका डायमेंशन और उसका एसआई यूनिट निकाल लेना चाहिए। तो ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसका एसआई यूनिट, और देखो यहाँ पे ना इसके आगे थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, बहुत सिंपल चीज है। तो ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, सो एसआई यूनिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज, ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है किसका रेशो है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बराबर। व्हाट वाज स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, एंड स्ट्रेन क्या था, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको तब बताया था कि स्ट्रेन के डायमेंशंस होते हैं क्या, नहीं। स्ट्रेन के यूनिट्स होते हैं क्या, नहीं। तो जो कांस्टेंट है जिसको तुम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल रहे हो, उसके डायमेंशंस कहाँ से आ रहे हैं, स्ट्रेस से। इसका मतलब जो स्ट्रेस के डायमेंशंस वही इस कांस्टेंट के डायमेंशन, और जो स्ट्रेस के यूनिट वही इस कांस्टेंट के यूनिट्स। स्ट्रेस के यूनिट क्या थे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका भी यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गुड, सिंपल, एकदम सिंपल। और ये जो कांस्टेंट है, इसके जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस भी उसी के होंगे, किसके, स्ट्रेस के। स्ट्रेस के डायमेंशन याद है क्या आपको, m1 t-2। इसका मतलब अभी चैप्टर नंबर 1 में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में हमने सबसे पहले प्रेशर नाम का एक क्वांटिटी डिफाइन किया था, जिसको तुम बोलते हो फोर्स अपॉन एरिया।
फोर्स अपॉन एरिया के यूनिट्स थे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया मतलब प्रेशर के डायमेंशंस थे m1 L-1 T-2। फिर इस चैप्टर में हमने स्ट्रेस नाम का क्वांटिटी डिफाइन किया, और स्ट्रेस के यूनिट्स भी क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेस के डायमेंशंस भी क्या है, m1 L-1 T-2। अब हम और एक क्वांटिटी डिफाइन किए जिसको हम लोग बोल रहे हैं मॉडुलस ऑफ, इसके यूनिट्स भी क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसके डायमेंशंस भी क्या है, m1 L-1 T-2। मतलब तीन ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके डायमेंशंस क्या है, सेम है। और ऐसा सीईटी में, जेई में, नीट में भी क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई द पेयर विच हैज द सेम डायमेंशन। तो चार ऑप्शन दिए थे आपको, और आपको चारों ऑप्शन में से किस, मतलब हर एक ऑप्शन में दो दो फिजिकल क्वांटिटी थे, और आपको आइडेंटिफाई करना था कि किसके डायमेंशन सेम है। उसमें से एक ऑप्शन था प्रेशर एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसके डायमेंशन सेम हुए कि नहीं, यस, तो ये पता होना चाहिए। अब गुड, अब ये तो हमने थ्योरेटिकली डिफाइन किया, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब पहले तो मुझे इलास्टिक लिमिट बताना है तुमको, और ऊपर से यू शुड ऑल्सो नो कि अगर मुझे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करना है फ्रॉम ग्राफ, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं, स्ट्रेन, और वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं, स्ट्रेस। तो ये अच्छे से ध्यान देना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो एक्स एक्सिस पे तुम क्या प्लॉट कर रहे हो, स्ट्रेन, और वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हो, स्ट्रेस, बराबर। और कमिंग बैक टू दिस इक्वेशन, स्ट्रेस इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस ये कौन सा एक्सिस है, और स्ट्रेन कौन सा एक्सिस है, तो यू नो व्हाट दिस इज लाइक y इक्वल्स टू mx। और आपको पता है y इक्वल्स टू mx क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। वेरी गुड, तो ये आ गया स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सही है, बराबर। अब ये जो कांस्टेंट है जिसको हमने क्या बोला, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये अगर मैं y इक्वल्स टू mx से कंपेयर करूं तो ये कांस्टेंट मतलब कौन दिख रहा है तुमको, m मतलब कौन, स्लोप। मतलब अगर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ से मुझे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करना हो तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, स्लोप। सो देयरफॉर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी is defined as, या फिर it is a slope, so it is defined as the slope of किसका स्लोप, कौन सा ग्राफ का, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। इसको सिर्फ ग्राफ नहीं बोलते, इसको बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। पक्का पक्का। तो अगर मुझे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ग्राफ से फाइंड करना है तो हम y एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे, स्ट्रेस, और एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे, स्ट्रेन। और ये आने वाले एक टॉपिक के लिए जो हम परसों रहने वाले हैं, डे आफ्टर टुमारो, उसके लिए थोड़ा बेसिक्स बना रहा हूँ मैं। तो याद रखना, हम लोग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली सोचो। एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने एक वायर ले लिया, उस वायर को एक रिजिड सपोर्ट से या फिर सीलिंग से बांध दिया, और उसके नीचे लोड लगाया, लोड मतलब वेट, राइट। व्हाट इज स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। याद है क्या आपको, हमने जब टेंसाइल स्ट्रेस देखा था तो उसका फॉर्मूला क्या था, mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाऊंगा, पहले मैंने 1 kg लगाया, फिर मैं 2 kg कर दूंगा, फिर मैं 3 kg कर दूंगा, जैसे जैसे मैं वेट बढ़ाऊंगा तो वायर का लेंथ भी, वेरी गुड, बढ़ेगा ना, पक्का। तो जब तुम वेट बढ़ाते हो मतलब तुम फोर्स बढ़ा रहे हो, मतलब तुम स्ट्रेस बढ़ा रहे हो। तो जब तुम एक्स्ट्रा लोड डालते जाओगे मतलब तुम क्या बढ़ा रहे हो, स्ट्रेस बढ़ा रहे हो। और जब तुम स्ट्रेस बढ़ाते हो तो क्या बढ़ता है, लेंथ बढ़ता है, मतलब क्या बढ़ता है, स्ट्रेन बढ़ता है। पहले मेरे पास वायर था 10 मीटर लॉन्ग, इमेजिन मैंने 1 kg का लोड लगा दिया, वायर का लेंथ हो गया 11 मीटर। इमेजिन मैंने 2 kg का लोड लगा दिया, वायर का लेंथ हो गया 12 मीटर। इमेजिन मैंने 3 kg का लोड लगा दिया, वायर का लेंथ हो गया 13 मीटर। तो जैसे जैसे मैं लोड बढ़ा रहा हूँ मतलब मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, स्ट्रेस, वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो जितना ज्यादा लोड होगा उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा, और जितना ज्यादा लोड होगा उतना ज्यादा स्ट्रेस भी होगा। तो हमने एक्सपेरिमेंटली ये ग्राफ ऑब्टेन किया। तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग लोड बढ़ाते गए, मतलब स्ट्रेस बढ़ाते गए, और स्ट्रेन बढ़ता गया, और उसकी वैल्यूज को हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ तक क्लियर। अब ये जो तुमको मैंने एक्सपेरिमेंट बताया, थॉट एक्सपेरिमेंट है, ये हम डिटेल में सीखेंगे।
अब एक स्टेज ऐसा आता है कि तो तुम जब लोड बढ़ा रहे थे, देखो मैंने एग्जांपल देते वक्त आई वाज वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग नंबर्स। मैंने बोला 1 kg बढ़ाया तो 1 मीटर लेंथ बढ़ा, क्योंकि पहले 10 मीटर तो फिर कितना हो गया 11। फिर मैंने 2 kg का लोड बढ़ाया, कितना हो गया 12। मतलब मैं आपको ये बता रहा था कि हर 1 किलोग्राम के लिए कितना लेंथ बढ़ रहा है 1 मीटर, कितना बढ़ रहा है। सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ऐसा होता ही है ऐसा नहीं है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। पर एक स्टेज ऐसा आएगा जब तुमने लोड तो 1 kg बढ़ाया लेकिन वायर का लेंथ 3 मीटर से बढ़ गया, 4 मीटर से बढ़ गया, तो उस पॉइंट के आगे ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा फिर, तो ये इसका शेप चेंज होता है। क्या होता है इसका शेप चेंज। इसका मतलब जो ग्राफ है ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही है कि नहीं, हाँ कि ना। बस उसी लिमिट का नाम है इलास्टिक लिमिट। और इलास्टिक लिमिट पता है क्या है, ये स्ट्रेस का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, स्ट्रेस का। किसका वैल्यू है, अप टू विच स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब अप टू विच स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसके आगे लाइन स्ट्रेट रहने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि इसके आगे तुम लोड तो कम बढ़ाओगे लेकिन लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इलास्टिक लिमिट डिफाइन कैसे करेंगे, इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस up to which stress strain graph is a straight line, या फिर up to which stress is directly proportional to strain. Remember this, elastic limit is the maximum value of stress. और रिमेंबर इलास्टिक लिमिट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, नॉट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। वो स्ट्रेस की वैल्यू है। वो इसका मतलब इलास्टिक लिमिट के डायमेंशंस भी क्या है, m1 l-1 t-2, और उसके यूनिट्स भी क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब तुम बोलते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इसका मतलब होता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि y प्रोपोर्शनल टू x मतलब स्ट्रेट लाइन होता है। तो मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन तुमको पता होना चाहिए, इलास्टिक लिमिट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब इट इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी, स्ट्रेस की, जब तक ये जो ग्राफ है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, उस मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलोगे, इलास्टिक लिमिट। क्या बोलोगे, तो अभी तुमको समझा कि ये इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या। तो ये तुमको बोल रहा है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर ही स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का नाम क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पक्का। डायमेंशंस m1 l-1 t-2 यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर मुझे ग्राफ से फाइंड करना हो वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो कैसे फाइंड करूंगा मैं, स्लोप से। कैसे, स्लोप से। और इस पे क्वेश्चंस आते हैं सीईटी में, हम लोग लेंगे क्लास में। आपको एक ग्राफ दिया होता है, बोलते हैं कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो उसका ग्राफ का सिर्फ क्या फाइंड करना है, स्लोप। और स्लोप कैसे फाइंड करते पता है हमको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। गुड, डन। अगला टॉपिक क्या है, इलास्टिक मॉडुलस। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टिक मॉड्यूलाई। अभी मॉड्यूलाई क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, या फिर ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हो तुम। अभी जो हमने डिफाइन किया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये 3 टाइप का है। तो आई वुड बेटर से टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब 3 टाइप का क्यों है, क्योंकि व्हाट इज दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, रेशो है। किसका रेशो है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का। लेकिन हमने 3 टाइप के स्ट्रेस देखे हैं, 3 टाइप के स्ट्रेन देखे हैं। तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये भी कितने टाइप का आएगा, 3। एक केस में टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, उसको तुम बोलते हो यंग्स मॉडुलस।
एक है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, उसको तुम बोलते हो बल्क मॉड्यूलस। एक है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, उसको तुम बोलते हो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्या बोलते हो? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्योंकि स्ट्रेस 3 टाइप के थे, स्ट्रेन 3 टाइप के थे, और जो रेशो है तो ये रेशो भी कितने टाइप का आएगा? 3। वन इन विच लास्ट बटन बेंच, वन इन विच 3 टाइप के, तुमको ही बोल रहा हूं मैं, यस यस यू, 3 टाइप के स्ट्रेस थे। कौन से 3 टाइप के स्ट्रेस थे? आप आगे आइए। यस, कौन से 3 टाइप के स्ट्रेस थे? 3 टाइप के कौन से स्ट्रेस थे? टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेस, तीसरा शेयरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेन कितने टाइप के थे? 3। कौन से 3? टेंसाइल, वॉल्यूम एंड शेयरिंग। अभी जो तुम डिफाइन कर रहे हो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन भी 3 टाइप का होगा, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। इसको क्या बोलेंगे? यंग्स मॉड्यूलस। क्या बोलेंगे? इसका और एक नाम भी है, इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। अभी इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुमको अगर याद होगा टेंसाइल स्ट्रेस में हमने एक वायर लिया था जिसका लेंथ चेंज हो रहा था, इसलिए इसको क्या बोलते हो? इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, इसका नाम है बल्क मॉड्यूलस। क्या नाम है इसका? या फिर इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। अब इसको इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन में क्या चेंज हुआ था? वॉल्यूम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। तीसरा शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेस अपॉन, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्या बोलते हैं? या फिर इलास्टिसिटी ऑफ शेप, इलास्टिसिटी ऑफ शेप, क्योंकि शियरिंग स्ट्रेस या शियरिंग स्ट्रेन में क्या चेंज होता है? शेप। तो ठीक है, वापस उस पर आऊंगा मैं, पर पहले तुमको अभी ये बताना चाहिए, वी नो दैट और वी हैव सीन दैट there are three types of stress and strain associated with एक है associated with change in length, दूसरा है associated with change in volume, और तीसरा है with change in shape. So there are 3 types of stress and strain associated with change in length, change in volume and shape. Therefore there are 3 types of modulus of elasticity. One related with change in length, one related with change in volume and one related with change in shape. तो अभी हम उसमें देखेंगे सबसे पहला। और रिमेम्बर राइट अप मैं हर टॉपिक के लिए, मतलब जो 3 टॉपिक है अगले, सबके लिए सेम रखने वाला हूँ, तो तुमको भी ऐसा ही करना होता है। कम से कम अपने कोर मेमोरी का यूज करो। आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग बस वो रटने के पीछे लग जाते हो और रटने में एग्जॉस्ट हो जाते हो। रटना नहीं, स्टेप बाय स्टेप चीज समझिए ना, उसको बस सिस्टमैटिक वे में लिखो। और एक टाइप का मॉड्यूलस तुमने लिख दिया, दूसरा तीसरा टाइप ऐसा ही है, सिर्फ थोड़ा वर्ड्स चेंज होंगे, लेंथ की जगह पे वॉल्यूम आएगा और शेप आएगा। तो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट विच इज कॉल्ड एज यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल वाई से। तो ये जो यंग्स मॉड्यूलस है, इट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड विद चेंज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी। लाइक बॉडी क्या था इसमें? वायर था या क्या था? रॉड था। तो इट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, associated या related with change in length of a body या of an object like a wire, rod, etc. सिंपल। देन इसके लिए इसको हम लोग और एक नाम देते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ।
It is also known as elasticity of length. It is also known as elasticity of length. और याद रखो, आपके जो एग्जामिनर होते हैं ना, जो आपके पेपर चेक करते हैं, दे विल नॉट सी कि तुमने कितना भर भर के लिखा है. दे विल सी हैव यू रिटन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन अ सिस्टमैटिक वे, क्योंकि उनके पास एक पेपर चेक करने को एवरेज 2 से 3 मिनट होते हैं. तो वो सब नहीं देखने बैठेंगे. बट यस, दे विल नोटिस कि तुमने यंग्स मॉड्यूलस के केस में बराबर से लिखा क्या कि रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ है. फिर उसके बाद तुमने इसका डेफिनेशन लिखा क्या, मैथमेटिकल डेफिनेशन. तो अभी बाकी वो लिखेंगे हम. तो बस एक सिस्टमैटिक फ्लो रेडी कर लेना. गुड. अब देखो ऐसा है, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था, हमने डिफाइन कैसे किया था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. बराबर. हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यंग्स मॉडुलस इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ. तो लेंथ के साथ कौन सा स्ट्रेस एसोसिएटेड था, टेंसाइल. और कौन सा स्ट्रेन, टेंसाइल. तो यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू दैट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन. या टेंसाइल स्ट्रेस को तुमने और एक नाम दिया था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. तो इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू दैट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. सो यंग्स मॉडुलस is defined as the ratio of which stress, tensile stress to that of tensile strain, to that of tensile strain. Therefore, अभी इसका बन गया मैथमेटिकल फॉर्मूला. बनाएंगे अभी, लेकिन पहले तो डेफिनेशन तो आ गई कम से कम. इट इज y इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन. अब तुमने डिफाइन कर ही दिया ना, तो इसके ऐसा यूनिट भी लिख देना. और ऐसा यूनिट तो मैंने बताया ही तुमको. स्ट्रेस के ऐसा यूनिट हमेशा क्या रहने वाले हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और डायमेंशनली भी ये क्या रहने वाला है, m1 l-1 t-2. बट अब ये तो जनरल डेफिनेशन है, लेकिन हमको अभी चाहिए पर्टिकुलर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लेंथ. तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे कंसिडर अ वायर. तो हम ऐसा करेंगे, एक वायर ले लेंगे. वो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा ही था. लास्ट 2 लेक्चर में हम यही तो कर रहे थे, डायग्राम ड्रॉ करके सारे फॉर्मूला बना रहे थे. तो अगर आपको याद होगा, जब हमने टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेन डिफाइन किया था, तो उस केस में हमने क्या किया था, हमने एक रिजिड सपोर्ट से एक वायर को सस्पेंड कर दिया. इफ यू रिमेम्बर, याद है कि ऐसा कुछ किया था हमने, राइट. फिर हमने बोला था कि इसका जो ओरिजिनल लेंथ है वायर का, वो कितना है, L. और इसके बाद हमने इसके नीचे क्या लगाया था, लोड. क्या लगाया था, लोड. तो इसके नीचे लगा दिया हमने एक लोड. ये लोड कितना था, M. और इस लोड की वजह से वायर में क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सटेंशन, मतलब इलोंगेशन, मतलब वायर का लेंथ बढ़ गया. तो ये जो लोड था, लोड M, इसने कितना फोर्स लगा दिया, mg. गुड. देन तो दिस इज सिंपल, क्योंकि ये हमने सब ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में देख के ही रखा है. ये ओरिजिनल लेंथ है, तो यहां से यहां तक ये भी क्या है, ओरिजिनल लेंथ है. और व्हाट इज द चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल. इसको हम लोग स्मॉल एल भी डिनोट करते हैं. गुड. सिंपल, वेरी सिंपल. तो अभी ऐसा है, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन दिस. कंसिडर अ वायर सस्पेंडेड. अभी मैं जानबूझ के ज्यादा थ्योरी तुमको नहीं लिख के दे रहा हूँ, सो दैट यू आल्सो नीड टू नो कि जो मैंने नोट्स में दिया जरूरी नहीं वैसा ही लिखना है तुमको. तुम सिर्फ बेसिक समझा दो कि तुमने वायर को कहाँ लगाया, एक रिजिड सपोर्ट पे लगाया, और फ्री एंड पे क्या लगा दिया, लोड. तो कंसीडर अ वायर सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट. बस इतना भी लिख दिया ना, चलता है. अब इतना लिखने के बाद एक काम करना, लेट बोलना, और उसके बाद जितने भी पैरामीटर तुम यूज करने वाले हो वो सबके सब यहाँ पे लिस्ट बना देना. व्हाट इज एल, ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर. पक्का. उसके बाद ये जो वायर है इसका कुछ रेडियस होगा, सम रेडियस. तो आर क्या है, रेडियस ऑफ वायर.
और ये जो वायर है इसका शेप क्या होता है, सिलेंड्रिकल, और सिलेंड्रिकल शेप का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्कुलर, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज एरिया ऑफ वायर। उसके बाद हमने लोड कितना लगाया, mg, और ये लोड क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स है, मतलब क्या है, अप्लाइड फोर्स है। तो यहाँ पे तुम इसको F इक्वल टू mg को अप्लाइड फोर्स बोल दो या डिफॉर्मिंग फोर्स बोल दो, तुम्हारी मर्जी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, दोनों ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स बोलोगे तो भी चलेगा। और इस लोड की वजह से वायर का क्या हुआ, एक्सटेंशन, और उसको क्या बोला तुमने, डेल्टा एल या फिर स्मॉल एल। इट इज एक्सटेंशन या फिर इलोंगेशन, elongation produced, extension produced। हो गया यहाँ तक क्लियर? तो जस्ट कीप इट सिंपल। तो देखो हमने सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ पहले यंग्स मॉड्यूलस डिफाइन कर लिया। इट इज अ मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी associated with change in length of an object like a wire rod etc। फिर हमने बोला इट इज ऑल्सो नोन एज elasticity of length। फिर हमने डिफाइन किया इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू दैट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन। फिर एक फॉर्मूला बन गया। उसके बाद हमको, ये तो एक जनरल फॉर्मूला है, हमको फॉर्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ लोड। तो हमने क्या किया, एक वायर ले लिया, उसको सस्पेंड किया फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, उसके नीचे लोड लगा दिया m, और इसके पैरामीटर यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए। तुम इतना भी करोगे ना पूरे मार्क्स मिलते हैं। उल्टा इनफैक्ट एग्जामिनर को ये ज़्यादा इजी पड़ता है टू चेक। तो ये हमको इवन दो 12वीं में बोर्ड्स में लिखना है, लेकिन अभी से प्रैक्टिस लगती है। तो कीप इट नीट एंड क्लीन। हो गया, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से वी नो दैट, व्हाट डू यू नो, व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। ओके, so we know that Young's modulus Y is tensile stress upon tensile strain, and we also know that what is tensile stress, force upon area, what is tensile strain, change in length upon original length। लेकिन फोर्स क्या था, mg, और एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर, डेल्टा एल बाय एल। अभी डेल्टा एल को स्मॉल एल बोलना चाहते हो तो बोल दो, डजंट मैटर रियली, वो बार बार डेल्टा कौन लिखेगा, इसलिए स्मॉल एल। तो ये पाई आर स्क्वायर जाएगा नीचे और ये कैपिटल एल जाएगा ऊपर। सो देयरफॉर यू हैव यंग्स मॉड्यूलस y इक्वल्स टू mg कैपिटल L अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। ये बन गया आपका यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला, बन गया, सिंपल सिंपल, डन, श्योर। अब कोई भी फिजिकल पैरामीटर हो, वो आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता है। तो हमने ये यंग्स मॉड्यूलस डिफाइन तो किया, लेकिन क्यों डिफाइन किया, देयर इज रीजन बिहाइंड इट। अभी मैंने आपको बोला कि मेरे पास अगर एक वायर है, उसके नीचे मैं लोड लगा रहा हूँ, तो लोड क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, लेंथ इंक्रीज कर रहा है। अब थोड़ा सा अच्छे से सुनना, क्योंकि पहला लेक्चर, इसके लिए पहला लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे जो बेसिक्स डेवलप होता है ना, वो आगे काम में आता है। अगर आपको याद होगा पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो सॉलिड है, जब इस पर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और जब ये दूर जा रहे हैं तो वो इंटरनली एक फोर्स डेवलप करते हैं, जिसको क्या बोलते हो, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब जैसे जैसे मैं लोड बढ़ा रहा हूँ वायर पे, तो वायर के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और जब वो दूर जा रहा है तो ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करने लगता है, अट्रैक्ट। इसका मतलब जब आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो वायर का लेंथ चेंज करने के लिए, तो जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है वो इस चेंज इन लेंथ को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। क्योंकि जो लोड है वो मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, दूर ले जाएगा। लेकिन जो इंटरनल फोर्स है वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या कर रहा है, चेंज इन लेंथ को अपोज कर रहा है, चेंज इन लेंथ को अपोज कर रहा है, बराबर, पक्का, श्योर। तो एग्जैक्टली मटेरियल ने चेंज इन लेंथ को कितना अपोज किया, उसका मेजर होता है यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस हमको क्या देता है, इट इज अ मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू चेंज इन इट्स लेंथ। और बोलोगे क्यों यूज कर रहे हो, चलो एग्जांपल देता हूँ। तो यू हैव टू ऑलवेज कंपेयर, सोचना पड़ेगा आपको, सोचोगे नहीं तो समझेगा नहीं। अब मेरे पास ये एक मटेरियल है, सम मटेरियल, इसके अंदर ऑफ कोर्स एक मेटालिक वायर है, मोस्टली कॉपर, मोस्टली।
तो ऐसा है, मैंने कॉपर वायर के नीचे एक 10 किलोग्राम का लोड लगा दिया और मैंने एक रबर लिया, रबर, उसके नीचे 10 किलोग्राम का लोड लगा दिया। तो मुझे बताओ सेम लोड के लिए कॉपर वायर विच इज अ मेटल और रबर, कौन ज्यादा एलोंगेट होगा? रबर। क्यों? हाँ, क्योंकि रबर मटेरियल चेंज इन लेंथ को कम अपोज करता है। तो कौन सा मटेरियल चेंज इन लेंथ को कितना अपोज करता है, यही समझने के लिए तुमने ये डिफाइन किया ना। तो जिस मटेरियल का वाई वैल्यू ज्यादा होगा वो अपोजिशन ज्यादा करता है, और जिसका वाई वैल्यू कम होगा वो चेंज इन लेंथ को अपोजिशन कम करता है, मतलब उसका चेंज इन लेंथ फास्ट होता है, जल्दी होता है। ओके, सो यंग्स मॉड्यूलस, Young's modulus is the measure of opposition offered by a material to change in its length। तो हमने सिर्फ डिफाइन करना था इसलिए डिफाइन नहीं किया, उसका प्रैक्टिकल पर्पस है। यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू तुमको बताता है कि कौन सा मटेरियल इजीली डिफॉर्म होता है, मतलब कौन सा मटेरियल का लेंथ इजीली चेंज होता है और किसका इजीली चेंज नहीं होता है। अब इसका यूज किया क्योंकि मोस्ट ऑफ यू विल बी गोइंग फॉर इंजीनियरिंग, क्योंकि आप हो ही सीईटी के बैच में, तो तुम इंजीनियरिंग करोगे ऐसा एक्सपेक्टेशन है। आप में से कोई लोग मैकेनिकल या सिविल भी करेंगे, तो वहां तो पता होना चाहिए ना। ऐसा एक मशीन बना रहा हूँ जहाँ पे मुझे ऐसा चाहिए कि शायद हो सकता है कि दो पार्ट्स दे आर मूविंग, एंड इफ दे आर मूविंग उसको मुझे बेल्ट से कनेक्ट करना है। तो अगर मैंने बेल्ट से कनेक्ट कर दिया और ये जो पार्ट्स है एक दूसरे से दूर चले गए, तो बेल्ट का क्या होना चाहिए? एलोंगेशन। सिंपल सी बात है। तुमने वहां पे लगा दिया ऐसा मटेरियल जो एलोंगेट होता ही नहीं, टूट जाएगा वो। तो you have to know the values of different Young's models for different material so that you can make a machine which will work properly। तो हम लोग ये इसलिए सीखते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ सिलेबस में तो पढ़ना है खत्म करना है। पढ़ना खत्म करना तो सबको ही है, प्रैक्टिकली सोचो कि कहाँ यूज होंगे सब चीजें। तो व्हेन यू डिजाइन अ मशीन मे बी यू हैव टू यूज सम मटेरियल जिसका तुमको थोड़ा सा इलास्टिक नेचर चाहिए, सो दैट वहां के जो मूविंग पार्ट्स है विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद बेल्ट्स। अभी तुम खुद रबर, लड़कियां तो रबर बैंड यूज करते हैं, है ना। इमेजिन अ रबर बैंड जिसको तुम सिर्फ ऐसा खींचने का और टूट गया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। इट हैज टू हैव इलास्टिक नेचर। तो ऑफ कोर्स मटेरियल कौन सा कहाँ यूज करना है वो बताएगा तुमको। तो ये था हमारा पहले टाइप का क्या, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम आ जाएंगे हमारे दूसरे टाइप के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू कि राइट अप में एकदम सेम रखने वाला हूँ, और डिजिटल है हमारे पास सिस्टम, तो थोड़ा उसका यूज भी तो करेंगे फिर। तो मैं ऐसा करता हूँ, यही राइट अप में मैं आपको थोड़ा चेंज करके बताता हूँ कि एग्जाम में लिखना कैसे। एक ही याद रखना, यंग्स मॉड्यूलस, बाकी अपने आप होता रहेगा, अपने आप सब चलता रहेगा बाकी। तो जस्ट अ मिनट। तो हमारा जो सेकेंड टाइप का मॉड्यूलस है वो है बल्क मॉड्यूलस। क्या है? बल्क मॉड्यूलस। और ये जो बल्क मॉड्यूलस है ना, इसको हमारे स्टेट बोर्ड में बीटा से डिनोट करते हैं, बीटा या फिर के। तो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों में से नोटेशन का डिफरेंस आता है, कहीं पे इसको के बोलते हैं, कहीं पे इसको बीटा बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना, इट्स द सेम थिंग। तो बल्क मॉड्यूलस डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एसोसिएटेड विद चेंज इन वॉल्यूम of a body of an object like a sphere or a cube। क्योंकि अभी वॉल्यूम तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का चेंज होगा, लेंथ 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का चेंज होता है। वायर क्या था? 1 डायमेंशनल। तो वायर के पास सिर्फ क्या है? लेंथ। अभी तुम किसकी बात कर रहे हो? बल्क मॉड्यूलस। इट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एसोसिएटेड विद चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो होना चाहिए ना। वॉल्यूम किसके पास होता है? 3D ऑब्जेक्ट के पास होता है, जैसे कि एक क्यूब हो गया, जैसे कि एक स्फीयर हो गया। तो लाइक अ क्यूब, sphere, etc. It is also known as elasticity of volume।
बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करोगे? इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ विच स्ट्रेस टू विच स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस टू दैट ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेन। और वॉल्यूम स्ट्रेस को वॉल्यूमेट्रिक भी बोलते हैं या फिर हाइड्रोलिक भी बोलते हैं। पक्का पक्का। इसको हाइड्रोलिक क्यों बोलते हैं वो तुमको 12th के चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में समझ में आएगा। हाइड्रोलिक का एक स्पेसिफिक मतलब है वो तब देखेंगे हम लोग, तो आपको वो 12th में आएगा हाइड्रोलिक, एग्जैक्ट मीनिंग व्हाट इज हाइड्रोलिक। बट हाइड्रोलिक इज समथिंग रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम। हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे फिर? बीटा इक्वल टू या फिर के इक्वल टू विच स्ट्रेस बाय विच स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, बीटा और के। ऐसा यूनिट क्या रहेगा? वही होगा। और डायमेंशंस भी क्या आएंगे? वही होंगे, सेम। सेम। सिर्फ यहां से आगे अब हम वायर नहीं लेंगे, तो यहां से आगे ये सारा राइट अप थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा। तो अब हम क्या करने वाले हैं? इफ यू रिमेंबर, वॉल्यूम स्ट्रेस के टाइम पे हमने लिया था एक क्यूब, रबर का क्यूब, याद है क्या? और उस रबर के क्यूब को हमने लिक्विड में डाल दिया, तो लिक्विड ने क्या एक्सर्ट किया? एक्स्ट्रा प्रेशर। तो ये हमारे पास था एक क्यूब, और ये क्यूब है, तुमको स्क्वायर दिख रहा है क्योंकि मैं तुमको बोला कि तुम एक फेस देख रहे हो इसका, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तुम सिर्फ इसका एक साइड देख रहे हो, और हमको यहाँ पे एक साइड भी ड्रॉ किया तो भी चलता है। अगले केस में जहाँ पे शेप चेंज होगा वहां पे तुमको पूरा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना पड़ेगा, वहां पे नहीं चलेगा। अभी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम? V। इसको मैंने जब कहाँ रख दिया? एक लिक्विड के अंदर, तो उस लिक्विड ने इस क्यूब पे हर डायरेक्शन से क्या एक्सर्ट कर दिया? फोर्स। उस फोर्स ने एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया डीपी, अगर याद होगा तो इट एक्सर्ट्स एक्स्ट्रा प्रेशर, लिक्विड एक्सर्ट्स एक्स्ट्रा प्रेशर, एडिशनल प्रेशर फ्रॉम ऑल द साइड्स, और इसकी वजह से इसका वॉल्यूम क्या हो गया? चेंज। तो न्यू वॉल्यूम क्या बन गया? V माइनस dV। तो कितना वॉल्यूम चेंज हुआ? dV। पक्का पक्का, गुड। सो कंसिडर, वहां पे तुमने बोला कंसिडर अ वायर सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, यहां पे बोलोगे कंसिडर अ रबर क्यूब, इस रबर क्यूब को कहाँ रखा तुमने? लिक्विड में, राइट? तो केप्ट इनसाइड अ लिक्विड, वाटर भी बोल सकते हो, लेकिन एनी लिक्विड केप्ट इनसाइड अ लिक्विड। हो गया। देन इसके बाद जैसे हमने वो लिस्ट ऑफ पैरामीटर बनाया था, यहाँ पे भी वैसा ही लिस्ट ऑफ पैरामीटर बना के छोड़ दो। लेट व्हाट इज V हियर? ओरिजिनल वॉल्यूम। V क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। उसके बाद ये जो dp है, dp व्हाट इज दिस dp? एडिशनल प्रेशर किसने एक्सर्ट किया? लिक्विड ने। एडिशनल प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, व्हाट इज dv? चेंज इन वॉल्यूम, हो गया, गुड। तो इतने ही पैरामीटर तुमको चाहिए फिलहाल तो। फिर इसके बाद तुमने क्या किया था? फिर फॉर्मूला बनाना चालू किया था। तो अब यहाँ पे भी वही करो। तो वी नो दैट what do you know? Bulk modulus beta equals to what upon what? वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। और डू यू रिमेंबर वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आया था? चेंज इन प्रेशर dp। इतना ही आया था वो। ओके, नाउ वॉल्यूम स्ट्रेन पता है क्या आया था? माइनस dv बाई v, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, लेकिन माइनस साइन क्यों? बिकॉज इट इंडिकेट्स दैट द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा था, फाइनल वॉल्यूम कम है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कम हुआ, तो माइनस साइन, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। और प्लस लिखोगे तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। और हमेशा प्लस का मतलब ये नहीं होता है कि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, कभी कभी हम माइनस नहीं लिखते बस। तो ये v गया ऊपर, तो माइनस dp इंटू वी अपॉन dv।
अभी अगर मैं न्यूमेरिकली लिख लूँ, न्यूमेरिकली मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब माइनस साइन भूल जाओ। तो एनीवेज, तो ऐसा है, आई विल जस्ट रिमूव दिस नेगेटिव साइन, जब जरूरत पड़ेगी तब का तब देखेंगे, तो नेगेटिव साइन छोड़ दो। सो न्यूमेरिकली या फिर ओनली मैग्नीट्यूड वाइज यू कैन से, न्यूमेरिकली बीटा क्या आएगा, बीटा व्हाट इज बीटा, v dp बाय dv, डन, हो गया। देन जैसे तुमने यहाँ बोला, क्या बोला तुमने, यंग्स मॉडुलस इज अ मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू चेंज इन इट्स लेंथ, वैसे बल्क मॉडुलस के लिए क्या बोलोगे, चेंज इन वॉल्यूम। तो बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, bulk modulus, bulk modulus is a measure of opposition offered by material to change in its volume. तो जब आप अलग अलग टाइप के मटेरियल को सेम लिक्विड में रखोगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेटल का क्यूब है, आयरन का क्यूब है, और मेरे पास एक रबर का क्यूब है, दोनों का इनिशियल वॉल्यूम सेम था, दोनों को उठा के मैंने एक लिक्विड में डाल दिया, तो व्हाट डू यू थिंक, किसका ज्यादा वॉल्यूम चेंज होगा, रबर का। मेटल का कैसे होगा, रबर का होगा ना, तो मेटल ज्यादा अपोज करेगा ना उसको, गुड। और जितना ज्यादा अपोजिशन होता है उतना ज्यादा इलास्टिसिटी होता है, वो देखेंगे बाद में, फिलहाल कंफ्यूजन मत क्रिएट नहीं क्रिएट करेंगे, विल सी दैट लेटर। तो यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का, श्योर श्योर। अब तीसरे टाइप के मॉडुलस पे जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है विच इज कंप्रेसिबिलिटी, विच इज रिलेटेड टू बल्क मॉडुलस। और ये कंप्रेसिबिलिटी इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में तुमको एक्सपेरिमेंट है, और इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर तुम किसी भी कॉलेज में जाओ, कहीं पे भी जाओ, इंजीनियरिंग फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है, और वहाँ पे तुमको ये एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। और अगर अच्छे कॉलेज में गए तो वहाँ का ना रूल होता है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ ना, उसके बाद वो तुमसे लेते हैं वाइवा, ओरल, 1 हफ्ता देते हैं तुमको, बोलते हैं चलो एक्सपेरिमेंट कर लिया, गुड, अभी ये रीडिंग लेके जाओ, घर पे जाके ग्राफ व्राफ बनाओ, पूरा राइटअप लिख के आओ, क्योंकि वो आपको लिखना पड़ता है हर एक प्रैक्टिकल। तो एम क्या था प्रैक्टिकल का, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस क्या थे, तुम्हारे ग्राफ कैसे आए, और नेक्स्ट वीक आओगे, अगला एक्सपेरिमेंट करने से पहले बिठाएंगे, आइए आसन ग्रहण करिए। अच्छा, आपने लास्ट वीक में ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो जरा बताओ कि इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी नाम का तुमने ये पैरामीटर फाइंड किया, उसका डेफिनेशन क्या है। 50% बच्चे वहीं गए, क्योंकि तो कॉपी पेस्ट करके आए ना, वो तो पिछले साल के सीनियर्स का जर्नल लेते छाप देते, पता नहीं है, चलो पता है, समझो पता है, फिर पूछते हैं कि इसका फिजिकल मतलब बताओ, मतलब इसका मतलब क्या है वो बताओ, डेफिनेशन तो एक चीज है, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड फ्रॉम कंप्रेसिबिलिटी। अभी कंप्रेसिबिलिटी का डेफिनेशन है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, इट इज अ रेसिप्रोकल, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, और एक कंप्रेसिबिलिटी को मैं डिनोट करने वाला हूँ सी से, तो ये आ गया 1/बीटा, 1/, और वो बीटा क्या था, वी डी पी बाई डी वी, तो ये क्या होगा, डी वी बाई वी डी पी, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, डी वी बाई वी अपॉन डी पी, बराबर। चलो, कंप्रेसिबिलिटी का तुमको फॉर्मूला तो मिल गया, तो कंप्रेसिबिलिटी का तुमको ऐसा यूनिट भी मिल जाएगा, वो बीटा क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, राइट, गुड। देन इसके डायमेंशन भी तुमको मिल जाएंगे, डायमेंशन निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं, वो क्या था, m1 l-1 t-2, ये उसका रेसिप्रोकल है, तो m-1 l1 t2, नहीं रेसिप्रोकल है ना, वहां पे m1 l-1 t-2 था, तो यहाँ पे m-1 l1 t2, राइट, ये भी ठीक है, लेकिन व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस, तो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे एक क्यूब था, तुमने क्या लगाया, तुमने मतलब लिक्विड ने क्या लगाया, एक्स्ट्रा प्रेशर, एडिशनल प्रेशर, उसके से क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर मैं
प्रेशर को 1 पास्कल से, प्रेशर का ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, उसी को पास्कल बोलते हो। क्या बोलते हो? तो अगर मैं प्रेशर 1 पास्कल से चेंज करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। सो कंप्रेसिबिलिटी मेजर्स हाउ मच इज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। रिमेंबर, मैंने अगर 1 पास्कल से प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम में एग्जैक्ट चेंज कितना आया, दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी इज द मेजर ऑफ चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। तो कंप्रेसिबिलिटी ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली तुमको ये पता होना चाहिए कि जब मैं 1 पास्कल से प्रेशर चेंज कर रहा हूं तो वॉल्यूम में कितना चेंज होना है। सो कंप्रेसिबिलिटी इज द मेजर ऑफ किसका? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। यूनिट चेंज मतलब 1 पास्कल का चेंज। तो अगर मैं प्रेशर 1 पास्कल से चेंज करता हूं तो वॉल्यूम में कितना चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी। पक्का? श्योर, गुड। तो वी विल स्टॉप एट दिस टॉपिक फॉर टुडे।